ठीक है सर। सर पैसिव फंड की बात अगर कर ही रहे हैं तो सर जियो ब्लैक रॉक भी आ रहा है मार्केट में। ब्लैक रॉक की स्पेशलिटी है पैसिव फंड्स, जो कि उनका मतलब रिकॉर्ड रहा है। इंडिया में पैसिव फंड्स में लोग उतना एक्टिव नहीं है अभी तो फिलहाल। एक्टिव फंड्स में लोग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या लगता है सर कि जियो ब्लैक रॉक के आने से पैसिव फंड्स में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आज जो सिनेरियो है उसमें जरूर चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम शायद और पहले की बात करते तो इंडिया में बेंचमार्क ने पहले पैसिव स्ट्रेटेजी शुरू की थी, बट वो उतनी पॉपुलर हुई नहीं थी। लेकिन आज की अगर हम समय लेते हैं तो आज काफी पॉपुलर हो चुके हैं पैसिव फंड। और जियो ब्लैक रॉक अपने आप में एक वेंचर, ब्लैक रॉक का सबसे बड़े पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इनोवेशन, वो स्ट्रैटेजीज इंडिया में आएंगी, और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इक्विटी मार्केट की तरफ क्योंकि ज्यादा बढ़ रहा है, तो जरूर पैसिव स्ट्रेटेजी को भी ज्यादा पॉपुलैरिटी, ज्यादा इंटरेस्ट आपको दिखाई देने को मिलेगा पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले इक्विटी शेयर बाजार के अंदर इंटरेस्ट अपने आप में एक क्वेश्चन था, इसमें कंट्रीब्यूशन अपने आप में क्वेश्चन था। कहीं हद तक वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब शेयर बाजार में रुझान है निवेशक का, तो उस शेयर बाजार में क्या ऑप्शन अवेलेबल है उसकी तरफ जरूर जो है रुझान होगा। और ब्लैक रॉक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है पैसिव स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है सर। सर एक ऑडियंस का भी सवाल ले लेते हैं। एक टीकेएस करके हमारे व्यूअर हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं मैं 25 साल का हूँ और 10,000 रुपये महीने की सिर्फ 20 साल के लिए शुरू करना चाहते हैं। अभी शुरू नहीं करी, इन्होंने शुरुआत करना चाहते हैं। और शुरुआत से पहले ही आप सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि इन्हें कहाँ पे निवेश करना चाहिए, किस तरीके के फंड्स इन्हें चूज करने चाहिए। देखिए, किसी भी निवेशक के लिए खासकर नहीं, मेरा ये मानना है कि आपकी शुरुआत तो लार्ज कैप कैटेगरी से ही होनी चाहिए। किसी भी निवेशक की शुरुआत लार्ज कैप से ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है और आप अगर एडवाइस ले रहे हैं कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि आपको अभी कैटेगरीज का, वॉलिडिटी का आपको नहीं पता है। तो वो गलत निर्णय ना हो जाए कि आप मिड कैप कैटेगरी चूज कर लें और सडनली आपको जो है, मान लीजिए 2 साल के अंदर आपको मार्केट में डाउनफॉल दिखाई दे, तो आपको अपने फंड के अंदर ज्यादा डाउनफॉल दिखाई देगा। तो इसलिए शुरुआत आपको लार्ज कैप कैटेगरी से करनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप समझ जाते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश को, कैटेगरीज को, तो आप दूसरी कैटेगरीज को जो है ऐड कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत जरूर करनी चाहिए लार्ज कैप से, और पैसिव उसमें जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सर अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को समझना। और क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सर कई बार ऐसा होता है, अब जैसे कोरोना की बात कर लीजिए, वहाँ पर उस समय क्या था कि सर बाज़ार में एक डाउनफॉल आया, उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली उसके बाद। और यहाँ पर एक भूमिका यहाँ पे बनती है जैसे इंडेक्स किस तरीके से यहाँ पे अल्फा जनरेट कर रहा है यहाँ पर। तो इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो सर बहुत बार अब ऐसा हो, जैसे अब आज ही के बाजार में या फिर पिछले कुछ आप 1-1.5 महीने की सिनेरियो देख लीजिए, तो साफ तौर पे क्या है कि इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, स्टॉक जो स्पेसिफिक जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये कई बार साल दर साल के हिसाब से भी देखने को मिलता है सिनेरियो। तो ट्रेंड को फ्रेंड कहा जाता है। तो सर इस फ्रेंड को कैसे समझा जाए और किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जाए यहाँ पर? देखिए, हर्ष, बहुत मुश्किल है किसी भी आम निवेशक के लिए ये चीज समझना। जी। और अगर मैं ये समझ कर निवेश करने लगा और सही पकड़ लिया तो नो, बल्ले बल्ले फिर तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम एसेट एलोकेशन पे हमेशा ध्यान देते हैं कि एसेट एलोकेशन बना के चलिए। आप टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए। आप शेयर बाजार में निवेश करिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में करिए, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में कर सकते हैं। एक उसमें भी एक पोर्टफोलियो बनाइए, बट एसेट एलोकेशन आप फॉलो करके चलिए। मुझे ऐसा लगता है किसी भी आम निवेशक के लिए एसेट एलोकेशन सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ठीक है सर, एक सवाल कपिल दवे जी का ले लेते हैं। यहाँ पर 26 साल इनकी उम्र है और कम उम्र है काफ़ी, और उस उम्र में इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात है कपिल दवे जी, बधाई आपको। तो इनका कहना है कि 8,500 रुपये महीने की 8 SIP चल रही हैं, 20 साल तक निवेश करना चाह रहे हैं। क्या 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे? अब इनके पोर्टफोलियो पर नज़र डाल लेते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है 2,000 की SIP है, काफ़ी फंड्स हैं इन्होंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप से ही शुरुआत हुई है इनकी। अब उसके बाद मिड कैप पे आ जाइए, मिड कैप में 1,000 की SIP है, फिर मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में भी 1,000 की SIP चल रही है, उसके बाद कॉन्ट्रा फंड में चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डाला हुआ है, ICICI कमोडिटी फंड में डाला हुआ है, इसके अलावा SBI ब्लू चिप फंड में डाला हुआ है, मोतीलाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में डाला हुआ है। तो सर इन्होंने तो कोशिश अपनी तरफ से की है डाइवर्सिफाई करने की हर तरीके से,
कि किस तरीके से क्या, जैसे स्मॉल कैप की बात कर लें यहाँ पे, तो स्मॉल कैप में भी डाला है, मिड कैप में भी डाला, फिर मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में भी डाला है यहाँ पर। उसके बाद फिर कॉन्ट्रा में भी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को भी पकड़ने की कोशिश करी इन्होंने, कमोडिटी को भी पकड़ने की कोशिश करी, और माइक्रो कैप में भी जा रहे हैं सर ये। जी हाँ हर्ष, मुझे ऐसा लगता है वही गलती कर रहे हैं जो आम निवेशक करते हैं, और रिटर्न यहाँ पे क्राइटेरिया है। मुझे नहीं लगता पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्राइटेरिया है, रिटर्न क्राइटेरिया बन गया है जी। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि आप जब इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं काफी एग्रेसिव, अब इसमें कुछ फंड बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, कुछ फंड किसी समय पे काम नहीं करेंगे, ज्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इन्हीं फंड्स के अंदर आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि कौन सा फंड मैं कंटिन्यू करूं, कौन सा नहीं करूं। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अपने आप में बहुत एग्रेसिव है और ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। इतने फंड्स जो है कभी जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी निवेशक को। सिंपल स्ट्रैटेजी है, लार्ज कैप ओरिएंटेड रखिए, लार्ज कैप को इंक्लूड करिए, मिड और स्मॉल आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्मॉल आप जोड़िए बट लेकिन आप समझिए पहले, और 15 साल मिनिमम होराइजन होना चाहिए, तभी आप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हैं। वरना स्मॉल कैप को ऐड करने की जरूरत नहीं है, वही स्टॉक्स आपको अपने डाइवर्सिफाइड फंड में भी मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ फंड्स रिड्यूस करिए, इसके अलावा जो है डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा बेटर करिए, कैटेगरीज को समझिए और कैटेगरीज के अंदर आप डाइवर्सिफिकेशन करिए। गोल्ड का भी एलोकेशन लेके आ सकते हैं, डेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन को ज्यादा अच्छे से फॉलो करिए।